अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो तहलका खेज कहानी है अंदर की वो हम आपको बताएंगे और क्या संगीन तरीन इल्ज़ामात मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी पर लग चुके हैं वो भी आपको बताएंगे। जिन इल्ज़ामात को आज ज़ेर गौर लाया गया होगा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में, वो सब कुछ हम आपको तफसीलात आज एक्सक्लूसिवली बताएंगे। असद तूर अनसेंसर्ड में हम सब कुछ अनसेंसर्ड करेंगे। तो देखिए, ये जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ आज रेफरेंस की जो शिकायत थी उनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मुसलसल तीसरे दिन आज इजलास जारी था। लेकिन पहले रोज़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और उनके वकला को, यानी कि वकला नहीं वकील थे उनके साथ, ख्वाजा हारिस साहब, उनको सुना गया। दूसरे दिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की मौजूदगी में और उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब की मौजूदगी में जो कंप्लेनर्स थे, यानी कि पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम सूबाई बार कौंसल्स और जो गुलाम मुर्तज़ा एडवोकेट थे और मियाँ दाऊद एडवोकेट, इन लोगों को सुना गया। इन्होंने अपनी अपनी शिकायत बयान की। उन शिकायत से मुतल्लिका मटीरियल, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम जो शवाहिद थे वो पेश किए, जिसकी बुनियाद पर वो समझते हैं कि जैसे मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और मुबैना तौर पर करप्शन के लिए मामलात हैं, वो सब किए। और ये सब मामलात आज फिर तीसरे दिन आज फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान, यानी कि चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, सीनियर प्यूनर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, ये सब लोग बैठे, पाँचों जजेस, और इन्होंने बैठकर उन शिकायत पर आज मज़ीद गौर किया। जो मटीरियल पेश किया गया था उस पर आपस में गौर किया, डिस्कशन की, और तमाम डेलिब्रेशंस के बाद जो कौंसिल है वो आज इस नतीजे पर पहुंची कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को ये इन मामलात पर जवाबदेही होनी चाहिए और उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए, और उस पर उनको एक डिटेल आज शोकाज नोटिस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 4-1 की अक्सरियत से जारी किया। एक जज मोअज़्ज़ज़ जस्टिस एजाजुल एहसन जो थे, उन्होंने इख्तलाफ किया और उनका ये कहना था कि अभी शोकाज नहीं बनता, अभी हमें मज़ीद इस पर गौर करने की ज़रूरत है और इस पर शायद एक अपने तौर पर एक इंक्वायरी भी देखी जा सकती है। लेकिन जो 4 मेंबरान थे, यानी कि चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, सीनियर प्यूनर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, लाहौर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर भट्टी और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, ये चारों मोअज़्ज़ज़ मेंबरान जो थे ये कन्विंस थे कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को शोकाज नोटिस किया जा सकता है, और इस बुनियाद पर इन्होंने फिर वो 4-1 की अक्सरियत से मेजॉरिटी ने वो शोकाज नोटिस जस्टिस मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को जारी किया है। तो जो इल्ज़ामात हैं उसमें एक इल्ज़ाम तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की वो ऑडियो है जो चौधरी परवेज़ इलाही से वो टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनके पास अमीर भट्टी जो चौधरी परवेज़ इलाही का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और जिसके ऊपर भी करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, वो मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के पास बैठा हुआ है और मुलाकात का मामला तय पा रहा है। तो उन मामलात के ऊपर एक तो वो रेफरेंस था जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने मूव कर रखा है। उसके अलावा जो एडवोकेट मियाँ दाऊद हैं और एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा हैं, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगा रखे हैं वो तो फाइनेंशियल मामलात हैं और वो बहुत ही संगीन हैं। वो 3 तरह के इल्ज़ामात हैं। वो अंडर इन्वाइसिंग का इल्ज़ाम है। अंडर इन्वाइसिंग मीन कि आपने 50 रुपये की चीज़ खरीदी लेकिन 10 रुपये की ज़ाहिर की। दूसरा, टैक्स चोरी का इल्ज़ाम यानी कि बनता है मुबैना तौर पर कि अगर आपने 50 रुपये की चीज़ 10 रुपये की ज़ाहिर किया तो इसका मतलब है आप 40 रुपये का टैक्स बचाना चाह रहे थे। फिर तीसरा इल्ज़ाम के आमदन से ज़्यादा असासे बनाने का इल्ज़ाम है और वो मुबैना तौर पर कैसे बने, ये इल्ज़ाम है। और फिर शेडी तरीके से जायदादें लेने का इल्ज़ाम है। तो ये इस किस्म के इल्ज़ामात हैं। तो वो इल्ज़ाम है क्या, वो हम आपको सब कुछ बता देते हैं। और इसमें जो नाम आ रहा है वो ज़रा ये कहते हैं कि ये जो एक फ्रंट मैन है मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के, इनका नाम है मोहम्मद सफदर खान, और इनको राजा सफदर खान के नाम से जाना जाता है, और इनको भी कहते हैं कि बैरून मुल्क फ़रार होते हुए एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। तो फिर जो
چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو الزامات ہیں جو کہ بہت سنگین نوعیت کے ہیں، وہ یہ ہے کہ معزز جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے ایک کنال کے پلاٹ اسلام آباد کی فیڈرل امپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی پارک روڈ پر خرید رکھے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ایک پلاٹ معزز جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے G17-1 میں بھی جو سپریم کورٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں بھی خرید رکھا ہے۔ تو یہ تینوں جو ایک کنال کے پلاٹ ہیں، جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے اسلام آباد میں 3 پلاٹ پتہ کتنے کے خرید رکھے ہیں ان الزامات کے بقول 70 لاکھ روپے کے۔ کتنے کے؟ 70 لاکھ روپے کے 3 پلاٹ ایک کنال کے، اور اصل قیمت الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان پلاٹس کی 3 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے، یعنی کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے صرف 20% قیمت ادا کر کے یہ پلاٹ لیے ہوئے ہیں۔ تو یا تو یہ انڈر انوائسنگ کا معاملہ ہے، اور یا پھر یہ کوئی بہت ہی شیڈی ڈیل ہے جس کے ذریعے اتنے سستے پلاٹ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کو دے دیے گئے مبینہ طور پہ۔ پھر اسی طرح جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے اسی فیڈرل امپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک 2900 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ خرید رکھا ہے 4th فلور پہ، جس کی قیمت معزز جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے صرف 15 لاکھ روپے میں یہ اپارٹمنٹ 2900 اسکوائر فٹ کا اسلام آباد میں خرید رکھا ہے، جبکہ اصل قیمت اس کی بھی بتائی جا رہی ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ 1.5 کروڑ روپے، یعنی کہ صرف 10% قیمت پر یہ جائیداد بھی خرید رکھی ہے۔ پھر اب آ رہی ہے گجرانوالہ میں معزز جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے ایک ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی یا ڈیفنس ہاؤسنگ آفیسر سوسائٹی وٹ ایور، اس میں ایک کنال سے بھی بڑا پلاٹ یعنی کہ 620 گز کا پلاٹ اپنی اہلیہ کے نام پر صرف 45 لاکھ روپے میں 2006 میں خریدا، اور 2021 میں 1 کروڑ 87 لاکھ روپے کا بیچ دیا۔ اس کے بعد اسی 2021 میں یہ 2 کنال 4 مرلہ کا پلاٹ گلبرگ میں، لاہور میں گلبرگ 3 میں خریدتے ہیں، جس کی قیمت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ 4 کروڑ 45 لاکھ میں نے خریدا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال وہ جو الزام لگانے والا جو اٹھا رہا ہے کہ اگر وہ ہم جائیداد مان بھی لیں کہ گجرانوالہ والی 1 کروڑ 87 لاکھ کی بیچی، تو ریمیننگ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کے قریب رقم جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے پاس کہاں سے آئی کہ انہوں نے لاہور کے گلبرگ 3 میں گھر خرید لیا، بنگلہ خرید لیا؟ حالانکہ کہتے ہیں کہ اس بنگلے کی بھی اصل قیمت اس سے بہت زیادہ ہے، وہ 4 کروڑ 45 لاکھ کا نہیں ہے۔ پھر گلبرگ میں ہی ایک اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب ایک جائیداد خریدتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 4 کروڑ سمتھنگ کی خریدی ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ اس کو 7 کروڑ کی اس کی قیمت ظاہر کرتے ہیں، اور پھر بعد میں وہی جائیداد بقول ان کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے گھاٹے میں 4 کروڑ 96 لاکھ روپے کی بیچ دی اسی راجہ صفدر خان کو، جو مبینہ طور پہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کا فرنٹ مین ہے۔ اور ذرائع یہ بھی لگاتے ہیں کہ اصل میں الزام جو لگایا جا رہا ہے کہ اصل میں وہ راجہ صفدر کو جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے مبینہ طور پر 4 کروڑ 96 لاکھ کی نہیں بیچی، اصل میں مبینہ طور پر 13 کروڑ کی بیچی، یعنی کہ یہاں پر بھی انڈر انوائسنگ کا معاملہ ہے، یہاں پر بھی مبینہ طور پر ٹیکس بچانے کا معاملہ ہے۔ پھر وہ جو کہتے ہیں کہ اس 13 کروڑ کی پراپرٹی میں بھی جو 5 کروڑ 80 لاکھ روپے تھے وہ لاہور کی سمارٹ سٹی کے مالک حبیب رفیق گروپ کے زاہد رفیق صاحب نے ادا کیے، یعنی کہ وہ بھی معاملہ پھر شیڈی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ زاہد رفیق صاحب کا کردار مبینہ طور پر یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، وہ آگے بھی جا کے آتا ہے۔ پھر لاہور میں ایک سینٹ جونز پارک ہے، وہاں پہ بہت ہی امیر لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ایک 4 کنال کا بنگلہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب مبینہ طور پر 10 کروڑ کچھ لاکھ روپے میں خریدتے ہیں، جبکہ اس کی اصل مالیت منیمم ذرائع یہ الزام لگا رہے ہیں اس ریفرنس میں کہ 65 کروڑ روپے کا وہ بنگلہ تھا، جو معزز جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کو صرف مبینہ طور پہ 10 کروڑ میں مل گیا۔ اور یہ ایک ڈسپیوٹڈ پراپرٹی تھی جو عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے، اور اگلے ہی دن اور اس عدالتی فیصلے میں بھی ماضی میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی بھی کہیں مبینہ طور پر شامل ہوتے ہیں، اور ان کے بینچ نے وہ فیصلہ دیا ہوتا ہے، اور پھر وہ جائیداد ایک دن منتقل ہوتی ہے، اور اس سے ویری نیکسٹ ڈے جن کے نام پہ منتقل ہوتی ہے وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے نام پر ہی منتقل کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی بڑی شیڈی ٹرانزیکشن ہے اور ٹرانسفر ہے ساری۔ پھر اسی طرح وہ جو زاہد رفیق صاحب ہیں جو حبیب رفیق گروپ والے، وہ مبینہ طور پر جسٹس نقوی صاحب کے بیٹوں کو
जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटों को 4-4 मरले के कमर्शियल प्लाट लाहौर की स्मार्ट सिटी में, जिनकी असल मालियत 1,79,00,000 रुपए उस वक्त भी थी, जबकि असल मार्केट वैल्यू उनकी 3 करोड़ से भी ऊपर है, वो सिर्फ 18 लाख रुपए में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटों को दे देते हैं। अब ये भी या तो फिर मुबैना तौर पे कोई किसी डील के नतीजे में दिए जाने में बदले में वाले प्लॉट हैं, या फिर ये भी अंडर इन्वेस्टिंग का मामला है, टैक्स बचाया गया है। फिर इसी तरह एक और जो वहाँ पर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के एक बेटे को एक प्लॉट कमर्शियल दिया, रिहायशी दिया जाता है, जो कि 1 कनाल का होता है और जिसकी असल कीमत 54 लाख रुपए होती है, वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटे को मुबैना तौर पर 5,40,000 रुपये में दिया जाता है, यानी कि सिर्फ 10% कीमत अदा करके ये प्लॉट भी मिल गया, कमर्शियल प्लॉट भी 10% कीमत दे के मिल गए मुबैना तौर पर। तो कैसे इतने करोड़ों के प्लॉट लाखों में मिल रहे थे। फिर अब आगे आ रही है, फिर वही जाहिद रफ़ीक साहब मुबैना तौर पे जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जो बेटी हैं, जो लंदन में तालीम हासिल कर रही हैं, उनको अपने अबू ज़हबी के बैंक अकाउंट से जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जो बेटी हैं उनको उनके बार्कले बैंक के अकाउंट में 5-5 हज़ार पाउंड करके 10,000 पाउंड मुंतकिल करते हैं। ये क्यों मुंतकिल किए गए, इसकी भी कहते हैं कि कल रसीदें पेश की गई वहाँ पर जो ये ट्रांसफ़र्स हुई हुई हैं। फिर वही जो हमारी बहन जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की बेटी हैं, वो जब लंदन पढ़ने जाती हैं, जो वहाँ पे सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, तो उनको लंदन में 51 हफ्तों के लिए एक अपार्टमेंट किराए पे लेकर देते हैं यही जाहिद रफ़ीक साहब, और उस अपार्टमेंट का वीकली किराया 395 पाउंड होता है। किस लिए इन्होंने ये अपार्टमेंट लेके दिया, क्या ये डील थी? फिर वही जाहिद रफ़ीक साहब, हबीब रफ़ीक ग्रुप वाले, लाहौर स्मार्ट सिटी वाले, मुबैना तौर पे जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के एक बेटे को लंदन में 10 दिन का स्टे करवाते हैं एक होटल में, जिसका किराया 300 पाउंड पर नाइट है, यानी कि 3,000 रुपये पाउंड उन्होंने अदा किए सिर्फ उनकी। ये भी किस लिए अदा किए गए बताए। फिर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने मुबैना तौर पर 60 अफसरान के, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर महकमा माल के पटवारी शटवारी भी थे, उनके भी तबादले करवाए हबीब रफ़ीक ग्रुप की हाउसिंग सोसाइटीज़ की सेटलमेंट करवाने के लिए मुबैना तौर पे। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटे, जिन्होंने नकवी एंड को समथिंग कुछ एक लॉ फर्म लाहौर में बनाई, 5 साल में उसने लाहौर की और मुल्क भर के बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स के मुबैना तौर पे 400 केसेस किए, जबकि उन्हें 5 साल बनाए हुए थे, वो कंपनी बनाए हुए थे। इतनी जल्दी उन्होंने इतनी कंपनी कैसे फ्लरिश कर गई, इतनी उन्होंने बड़े बड़े केसेस करने शुरू कर दिए। तो वो भी मुबैना तौर पर शायद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का असर रसूख उन केसेस के पीछे होता था और ये वकील बनते थे और फिर वो केसेस तय पाते होंगे। तो इस किस्म के इल्ज़ाम तो बड़े संगीन हैं। हमारी ख्वाहिश होगी कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब इस सब इल्ज़ाम से क्लियर होकर निकलें, उन पर से दाग धुले। अदरवाइज़ ये इतने संगीन इल्ज़ाम हैं कि इसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का बचना तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है। अब जो चीज़ है वो ये भी है कि अगर ये इल्ज़ाम इतने संगीन हैं और ये कल को साबित हो जाते हैं और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फारिग कर देती है, तो आप सोचिए कि इतने संगीन इल्ज़ामात, इतने संगीन माली मामलात वाले जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को पिछले चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब कहते थे, मैं अपने साथ बिठा के खामोश पैगाम दे रहा था कि मैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के साथ खड़ा हूँ। इस अंदाज में वो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ये सुप्रीम कोर्ट चला रहे थे अपने धड़े में कि मेरे धड़े में बंदे के ऊपर जितने मर्जी संगीन इल्ज़ामात लग जाएँ, वो मेरा बॉय है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। जस्टिस काजी फाइज़ साहब पर झूठे इल्ज़ाम भी लगेंगे, मैं उनकी अहलिया सरीना ईसा को वो एक एक पाई की मनी ट्रेल दे देंगी, फिर भी FBR में भी घसीटूंगा, अदालत में भी इतना रिडिक्यूल करूँगा कि रोस्ट्रम पर खड़ा होकर उनको रुलाऊंगा। तो ये फिर कैसे अदालत चलती रही, कैसे होता रहा। देखते हैं आप शोकस नोटिस जारी हुआ है, इनमें से बहुत इल्ज़ामात ज़रा ये कहते हैं कि शोकस नोटिस का हिस्सा हैं। देखते हैं अब क्या जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी अपना डिफेंस लेते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।